Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice. ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल स्किल्स जो है वो 30% काम करता है और इमोशनल स्किल्स जो है वो 70% काम करता है। पर पूरी दुनिया में ट्रेडर्स का जो कम्युनिटी है वो लगातार टेक्निकल स्किल्स के पीछे भाग रहा है। वो हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे कोई एक स्ट्रैटेजी मिल जाए या टूल मिल जाए जिससे बहुत बड़ा पैसा बना ले हम लाइफ में। बट अल्टीमेटली कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि मार्केट में आपकी इमोशनल स्किल्स, आपका मेंटल मसल्स और आपका जो साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ट्रेडिंग में। हम डे टू डे लाइफ में कई सारे ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हमारी टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड है ही नहीं, सारी की सारी हमारी इमोशन से रिलेटेड है। अगर हम इन गलतियों को सुधार लें तो समवेयर हम अपनी मेंटल मसल्स को बेटर बिल्डअप कर पाएंगे, साइकोलॉजी को बेटर मेंटेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मेंटल मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं और कैसे आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी या बिहेवियरल ट्रेडिंग वो पार्ट जिस पे हर कोई बात नहीं करता है, हर कोई टेक्निकल स्किल्स पे बात कर रहा है, बट मैं बात करूंगा इस वीडियो में अबाउट बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। सो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपके घर को जाने के 3 रास्ते हैं, वे नंबर 1, 2 एंड 3। अब मैं आपसे पूछूं कि आप किस रास्ते से अपने घर को जाना चाहेंगे। सो यू वुड ऑलवेज सिलेक्ट द ईजियर वन, द क्लीनर वन, राइट। आप कभी भी ऐसे रास्तों को चूज नहीं करेंगे जहाँ पे कुछ एडवेंचरस हो, जहाँ रिस्क हो और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सके। तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स से मैं आपको कहूँ कि आपके पास ये जो रास्ता है अब ये नहीं है, अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आइदर 2 और 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपने इसकी रिस्क को इवैल्यूएट करेंगे कि किस रास्ते पे हमें ज़्यादा रिस्क है और किस पे कम रिस्क है, एंड देन हम डिसाइड करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू विल डिसाइड दिस थर्ड वन बिकॉज यू कैन मैनेज समवेयर दिस स्नेक बट यू कैन नॉट मैनेज दैट टाइगर। सो वेयर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम रिस्क लें और या फिर रिस्क ले ही ना, बिकॉज टेक्निकली ह्यूमन माइंड्स आर मेड अप इन सच अ वे कि हम लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते, या हमारा जो माइंड है वो हमें, अगर हमारे पास ईजी ऑप्शंस अवेलेबल है तो हमें रिस्की ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा माइंड ही वैसा बना हुआ है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम हमेशा ईजियर वन को चूज करते हैं। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे होते हैं, तो हम हमारे माइंड के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अपना हार्ड अर्न मनी, लेट से आप 1 लाख रुपए भी अगर लगाते हो मार्केट में और अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी पे क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो रिस्क। एंड इसके लिए हमारा माइंड बना ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारा माइंड एक राइट डिसीजन ले पाएगा। सो इन दिस सिचुएशन हमें क्या करना होता है, हमारे माइंड को इस कंप्यूटर की तरह या इस रोबोट की तरह या किसी सिस्टम के थ्रू ड्राइव करना पड़ता है। सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ टेकिंग एग्जिट इन द मार्केट, सिस्टम ऑफ टेकिंग एंट्रीज इन द मार्केट। हम कब एग्जिट करेंगे, कब एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होगा, वो सारे रूल्स जो मुझे अपनी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस। तो बट होता क्या है कि हम उन रूल्स को उतना फॉलो नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस में आके फॉल हो जाते हैं। सो हमें हमारे माइंड को, हम खुद को उस तरह से बिल्डअप करना होगा ताकि हम लोग एक रोबोट की तरह, एक कंप्यूटर की तरह या सिस्टम से डिसीजन ले सकें। और जब हम सिस्टम से डिसीजन लेंगे तो हमारी बायसनेस पूरी तरह से इलिमिनेट हो जाएगी, और अगर हमारी बायसनेस पूरी तरह से इलिमिनेट हो गई तो समवेयर हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन कर पा रहे हैं, मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं और एक बेटर ट्रेडर बन पा रहे हैं। बट होता क्यों है ऐसा कि एक्चुअल में हर एक कोई ह्यूमन बीइंग जो है उसमें कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। लाइक कोई ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, कोई एनॉक्शियस होता है एंड कोई होता है केयरफुल। तो इन पैरामीटर्स या इन प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन से बनता है एक इन्वेस्टर का बिहेवियर। सो सम इन्वेस्टर्स आर लाइक गार्जियंस, some investors are like individualist, some investors or traders are like adventurous, और some investors and the traders are like celebrity. So there are people जो कि बहुत केयरफुल इनफ है, मतलब जिनको अपने पैसों की बहुत चिंता है, बट उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, दे आर अनअवेयर ऑफ द मार्केट। सो ऐसे लोग वो लोग हैं जो इनिशियल स्टेज में मार्केट में आते हैं, उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है एंड दे आर काइंड ऑफ गार्जियंस, राइट। बट थोड़ा भी नॉलेज आने पर कई बार वो लोग सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, या थोड़ी केयरलेसनेस अगर बढ़ गई तो वो सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ जाती है। मतलब अगर वो इम्पल्सिव हो गए एंड दे ट्रेडिंग तो वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन करना चालू कर देते हैं, वो थोड़े समय के लिए मार्केट में रहते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर आप केयरफुल हैं और आप कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं और नॉलेज के बाद अब आप केयरफुल और कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप एक इंडिविजुअलिस्ट है। मतलब आपको पता है कि आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है, आपको पता है कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है और आप किस स्ट्रैटेजी पे काम करें, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो दिस इज वेयर यू आर एन इंडिविजुअलिस्ट। बट देयर आर पीपल जो कॉन्फिडेंट नॉलेज आने के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव लाइक
किसी न्यूज़ के आने पर एकदम से डिसीजन ले लेना, स्टॉक को बाय कर लेना, दौड़ते भागता किसी स्टॉक को हायर लेवल्स पे खरीद लेना। सो दे आर एडवेंचरस और ये लोग भी कभी मार्केट से पैसा बना नहीं पाते। अल्टीमेटली जो मार्केट में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं वो ये लोग हैं इंडिविजुअलिस्ट, राइट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस क्वाड्रेंट में बैठते हैं। एंड एट द एंड एक आता है स्ट्रेट एरो, दैट्स द एल्गो। जब आप इन तीन चारों पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा बैलेंस बना लेते हैं, मतलब आप ना तो ज़्यादा इम्पल्सिव है, ना ही आपको डर लगता है, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट आता है और आपको नॉलेज भी है। सो समवेयर यू आर एक्टिंग लाइक अ एल्गो, मतलब आप सिस्टम की तरह एक्ट करें। हर कोई 100% सिस्टम की तरह एक्ट करना या रैशनल बिहेवियर शो नहीं कर सकता, बिकॉज रैशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि हम सब कुछ एकदम परफेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं बेस्ड अपॉन ऑन द इन्फॉर्मेशन। बट जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है वो रैशनल और इरैशनल बिहेवियर का कॉम्बिनेशन होता है। इरैशनल बिहेवियर कम्स फ्रॉम आर विद इन फ्रॉम द फियर, ग्रीड, रिग्रेट, होप। तो इस वजह से हम 100% स्टेट एरो हो नहीं सकते, बट एटलीस्ट वी कैन बी एन इंडिविजुअलिस्ट। अब मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद को रखता हूँ यहाँ पर, दैट्स समवेयर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट एंड देन केयरफुल। आई एम नॉट 100% स्टेट एरो, और आई कैनॉट से कि मैं 100% स्टेट एरो बन सकता हूँ, बट एवरी इन्वेस्टर हु इज कमिंग फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट शुड मूव टुवर्ड, उनका जो जर्नी होना चाहिए वो इस एरिया की तरफ होना चाहिए। अगर वो एडवेंचरिस्ट है तो उनको भी अपनी जर्नी में इस एरिया में मूव करना है। अगर वो सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी को भी एक इंडिविजुअलिस्ट की तरह बनने की कोशिश करना होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप बन सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिस्टम पर, आपके इमोशन कंट्रोल्स पर डिपेंड करता है कि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज देयर आर सर्टेन बिहेवियर एस्पेक्ट और बिहेवियर बायसनेस इन आवर ट्रेडिंग। बिकॉज जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन में जो है ना एक कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक्स का और साइकोलॉजी का। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या जो अकाउंटिंग है उन सबको मैं मिला लूँ तो जो डिसीजन आता है वो मेरा डिसीजन आता है कि हाँ ठीक है, एक स्टॉक को लेकर मैं या तो बाय हूँ या सेल हूँ। बट वो जो बाइंग एंड सेलिंग का जो बिहेवियर है हमारी साइकोलॉजी से भी डिपेंड करता है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एक स्टॉक है, आपने 100 रुपीज़ पे एक शेयर चल रहा है और शेयर का भाव जो है आपके हिसाब से लगता है कि ये शेयर का भाव नीचे जा सकता है, आपने स्टडी कर लिया ऐसा कुछ, बट अभी आपने स्टॉक को खरीदा हुआ है 120 पर, राइट। अभी 120 पर आपने खरीदा हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, अब आप 100 रुपीज़ पे आपको दिख गया है कि आपको सेल कर देना चाहिए, स्टॉक नीचे जा सकता है, बट आपका जो साइकोलॉजी है, जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो फियर, ग्रीड, रिग्रेट, होप से ड्राइव हो रहा है। आपको डर लग रहा है कि अगर आप यहाँ बुक कर दोगे तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। दिस इज वॉट दिस 20 रुपये का नुकसान, दिस इज नॉट अ प्लस, नुकसान हो जाएगा। एंड यही रीजन है कि हम लोग बिहेवियर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। सो बिहेवियर ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो बेसिकली रैशनल और इरैशनल बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। तो रैशनल बिहेवियर आता है कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स के एनालिसिस से, या जो भी एनालिसिस आप करते हो जिससे बाइंग सेलिंग डिसीजंस आ रहे हैं वो, बट बिहेवियर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हमारा साइकोलॉजी आ जाता है, जिसकी वजह से हम एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते कभी कभी। लेट्स से अगेन आपने 100 रुपीज़ का शेयर स्टडी किया कि वो मार्केट में खराब है, नहीं लेना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, नो पोजीशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉक के बारे में सोचो कि हाँ स्टॉक खराब है, मुझे पोजीशन नहीं बनाना है, बिकॉज मैं स्टॉक में नहीं हूँ तो मैं स्टॉक जो मेरा डिसीजन आ रहा है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट जब मैं स्टॉक में हूँ तो उसी डिसीजन को फॉलो करते हुए अपनी पोजीशन को काट नहीं रहा हूँ। दैट इज वॉट द कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज वेयर वी आर टेकिंग अ डिसीजन कॉल्ड एज बिहेवियर ट्रेडिंग। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बिहेवियरली बायस्ड होते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति समवेयर स्मॉल डिग्री के साथ वो एक बिहेवियरली या इमोशनली अफेक्टेड होता है। You cannot detach yourself 100%ly, but at least you can try to achieve 95-99% of your trading system, जहाँ पर आप अपने सिस्टम से डिसीजन लेंगे, आपके इमोशन से नहीं। तो it is famous is that inherently every investor or the trader is a bad fund manager because there is a behavior biasness present up to various degree। कोई 100%ly behavior biased है, कोई लोग जो है वो 5% से behavior biased है। So it is all happening there with them, पर हम 100% रैशनल नहीं हो सकते, हम ये मानते हैं, बट कुछ तो हो सकता है। अब कैसे होंगे? तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है जो जनरली होती है। हमारी जो बायसनेस है, मतलब हम लोग जो हमारी जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी में दो चीज़ें होती है, एक होती है इमोशनल बायसनेस और एक होती है कॉग्निटिव एरर। इमोशनल बायसनेस एंड कॉग्निटिव एरर, ये जो इमोशनल बायसनेस एंड कॉग्निटिव एरर, ये सर्टेन मिस्टेक्स है जो कि हम मार्केट में करते हैं। वन बाय वन सारी मिस्टेक्स पर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिस्टेक आपको कैसे अवॉइड करना है। तो चलिए, सबसे पहली डिस्कशन में आता है, सबसे पहला आता है लॉस अवर्जन बायसनेस। एक ऐसी बायसनेस जिसमें कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करने से डरते हो, डर लग रहा है कि स्टॉक 100 रुपये का है, 80 रुपये आ गया है, अब मुझे स्टॉक को क्लोज कर देना चाहिए, बट आई एम नॉट क्लोजिंग इट बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो 20 रुपीज़ का नुकसान सिस्टम में दिख रहा है, अगर मैंने बुक किया तो मेरे बुक्स में, मेरे रिकॉर्ड्स में 20 रुपीज़ का नुकसान चला जाएगा, सो आई शुड नॉट डू इट। दिस इज वॉट आई एम थिंकिंग। बट
व्हाट इफ आई से कि ये जो 20 रुपीज़ का आपके सिस्टम में नुकसान दिख रहा है वो नुकसान हो चुका है, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। अगर आप उसको ये समझ लो कि जो नुकसान सिस्टम में दिख रहा है वो हो चुका है, इट इज़ ऑल देयर इन द लॉस। मतलब मेरा स्टॉक अगर मैंने 1000 रुपये का परचेज किया है और वो 800 रुपये आ गया है, मतलब 200 रुपये का नुकसान हो चुका है। आई कैन नॉट से कि मैं बुक करूंगा तब नुकसान होगा, वो नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसे रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। आपको रियलाइज करना सीखना पड़ेगा। सो कैसे? सो जब भी आप कोई ट्रेड ले, लेट्स से आपने कोई स्टॉक को खरीदा है 150 रुपीज़ पर, आप पहले से डिसाइड करें कि आपका जो रिस्क होगा, डाउनसाइड रिस्क होगा इन एनी ट्रेड इज 15 रुपीज़ का, मतलब ऑलमोस्ट 10% का, नॉट मोर देन दैट। अगर आप 10% का नुकसान पहले से डिसाइड कर देते हो, हायर साइड में बोलते हो कि मेरा जो टारगेट है मैं 30 रुपीज़ अपसाइड, मतलब 20 रुपीज़ 20% अपसाइड देख रहा हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों प्राइस में से जो भी आता है पहले आपको क्लोज करना है। अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मतलब आपको हार्ड स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में। हार्ड स्टॉप लॉस मतलब जो सिस्टम में लगा हुआ है 135 पर, या 135 के बजाय 134.90 पे आपको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर आप ये कर पाते हो तो आप ये जो लॉस वजन बाइजनेस है उससे थोड़ा बच पाओगे, बिकॉज जब भी स्टॉक नीचे आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस काट के बाहर कर देगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर ये स्टॉक 150 से अगर इसको 100 जाना होगा तो आप पहले ही बाहर हो गए हो स्टॉक से। और अगर आप यहाँ पे हार्ड स्टॉप लॉस मतलब सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो मे बी पॉसिबल आप उस पोजीशन को होल्ड कर जाओगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्टॉक 150 का 100 और 100 का 90 आ जाएगा। आप एवरेजिंग करते रहोगे, एवरेजिंग में और फर्दर आप ट्रैप हो जाओगे। तो बेटर है सिस्टम में हार्ड स्टॉप लॉस रखें टू अवॉइड दिस लॉस अवर्जन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बाइजनेस है वो है हमारी कंफर्मेशन बाइजनेस। कंफर्मेशन बाइजनेस में पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर एग्जांपल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स से ये एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट है, इसमें आपने अननेसेसरी स्टॉक को यहाँ पर ये जो प्राइस दिख रहा है इस प्राइस पे आपने बाय कर लिया। अब जैसे ही आपने यहाँ बाई किया, स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस स्टॉक को वैलिडेट करने के, जब हमने पोजीशन लिया स्टॉक में तब हमने कोई डिसीजन में कोई वैलिड रीजनिंग नहीं चेक किया, बट बाद में मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, कई गूगल्स पे जाकर सर्च करता हूँ या फिर सोशल मीडिया पर सर्च करता हूँ कि एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन की इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मैं अपने ट्रेड्स को कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैंने ट्रेड तो ले लिया है, पर अभी जो ट्रेड है ये ट्रेड मुझे अगर नुकसान दे रहा है तो मैं चीज़ों को इधर उधर सर्च करूंगा। दैट इज व्हाट द कंफर्मेशन बायसनेस। कंफर्मेशन बायसनेस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडर साइड बायसनेस, जो कि मैं ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ। अपने दोस्तों से पूछता हूँ, फ्रेंड से पूछता हूँ, फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में कहीं पूछता रहता हूँ, अपने मेंटर से पूछता हूँ, तो भी मैं गलती कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं स्टॉक को खरीदूं तो मुझे ये डिफाइन करना है कि क्या स्टॉक का ट्रेंड है, स्टॉक में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या स्टॉक बाय करने लायक है, क्या स्टॉक में वो रिवर्सल आ गया इस सपोर्ट एरिया से। अगर नहीं आया है तो मैं इस स्टॉक को यहाँ से बाय नहीं करने वाला। अगर रिवर्सल आया है तो क्या इस रिवर्सल पे स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट दे दिया है अपनी ट्रेंड लाइंस का। तो दिस इज हाउ, अगर आप सारी चीज़ों को पहले इवैल्यूएट कर लोगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। लाइक क्या स्टॉक में वो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो टेबल में थोड़ा लॉस मेकिंग है कंपनी। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से डिफाइन करोगे तो यू विल नेवर बी इन अ कंफर्मेशन बायसनेस। आपके साथ होता होगा ट्रेड लेने के बाद पता कर रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो पहले पता कर लो कि स्टॉक में क्या पैटर्न बना है, क्या सेटअप है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट रहेंगे, तब एंट्री लोगे तो ये कंफर्मेशन बायसनेस नहीं आएगी। नो, कंफर्मेशन बायसनेस आने पर हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को अपने स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करना है, या फिर अगर आपको लग गया है कि यार ट्रेड खराब है, ट्रेड रॉन्ग है, तो अपने मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो जाइए, और एल्स ट्रेड बिना सोचे समझे मत लीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो पहले खुद से क्वेश्चन करें कि कौन सा पैटर्न बना है, क्या कप एंड हैंडल बना है, रेक्टेंगल बना है, फ्लैग बना है, पिनेंट बना है, लेट्स से कप असेंडिंग ट्रायंगल बना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, क्या बना है। कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और कंपनी की नंबर्स या कंपनी की का ट्रेंड क्या है, क्या कंपनी का जो चार्ट पर जो स्टॉक है वो हाई राइज हाई लो स्ट्रक्चर्स में है या लो राइज लो लो स्ट्रक्चर्स में, ये सारी स्टडी कर लो, फिर ट्रेड पे कमिट करो। तब करोगे तो ये कंफर्मेशन बायसनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप बायसनेस। आप देखो ये कॉफी मग है, एक कॉफी मग जब टूट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, बट कई बार कुछ कॉफी मग ऐसे होते हैं जिसमें हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हम उसे फेंक नहीं पाते हैं, हम इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं, तो बार बार हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। इवन दो दैट इज़ नॉट यूजफुल एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी आर नॉट थ्रोइंग इट, और उसको हम लोग डिस्पोज नहीं करें। सिमिलरली कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो किसी रीज़न से आपने खरीदे थे, अब वो रीज़न खत्म हो गया, स्टॉक नीचे आने लगा है, अब स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, या पहले आपने स्टॉक में प्रॉफिट बनाया था और अब स्टॉक में प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बट स्टिल यू आर होल्डिंग दैट स्टॉक, इज वॉट यू आर इमोशनली अटैच टू दैट स्टॉक। अब ये हमें अवॉइड करना है। इवन इफ अगर आप उस स्टॉक में नहीं होंगे उस समय, तो अगर आप ट्रेंड को देख के हो सकता है ये बोलेंगे कि यार स्टॉक खरीदने लायक नहीं है, बट स्टिल आप, क्योंकि आपने पहले उसमें ट्रेड किया हुआ है, आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है और अब वो लॉस दे रहा है, बट स्टिल आप उसको बेच ही नहीं रहे हो। दिस व्हाट कॉल्ड एज ऑनरशिप बायसनेस। अब ये कैसे आती है, लेट्स से मैं आपको बात करूँ कि ये सेम चार्ट है, सेम स्टॉक है, इस स्टॉक ने आपको इस रैली में बहुत सारा प्रॉफिट बना के दिया। अब इस स्टॉक की इस रैली को चेक करोगे तो यहाँ पर कई सारे बेस बना के, कई सारे ब्रेकआउट्स देकर, कई सारे एंट्री पॉइंट्स दिए। ना वो स्टॉक जो है ना अब खराब हो चुका है। अब स्टॉक खराब होने का मतलब क्या है कि स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर चुका है और मार्केट में ये वाला ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक कर चुका है।
अब अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक कर चुका है, स्टॉक में लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, तो आपको स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए। यू शुड क्लोज द स्टॉक। मतलब अब ये जो कॉफी मग है यहाँ पर ठीक ठाक था और यहीं से साइन आ गया है कि मार्केट में अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब वो कॉफी मग टूट चुका है, अब आपके काम का नहीं है। सो जस्ट एग्जिट दैट ट्रेड और उस कॉफी मग को जो आपका टूट चुका है उसे फेंक दीजिए। बट हम क्या करते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन कभी आते नहीं है और स्टॉक लोअर हाइज में लोअर लो बनाता रहता है। तो मेक श्योर you decide every trade और every decision on the system, levels, breakout, structures, उनके बेसिस पर ही आप सारी चीज़ों को डिसीजन लोगे। विदाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन इन द मार्केट। अदरवाइज क्या होगा, ऑनरशिप बायसनेस आ जाएगा। मतलब आप अगर इमोशनली अटैच हो गए तो आप अटक जाएंगे स्टॉक में। तो हमें दोस्ती स्टॉक से नहीं करना है, हमें दोस्ती स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से करना है। अगर स्टॉक ट्रेंड में बना हुआ है तब तक मेरा है, स्टॉक ट्रेंड में नहीं है तो मेरा नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर गैम्बलर फैलेसी की। क्या एक्चुअली क्या होता है ना, कई लोगों का टेंडेंसी है, जैसे कि आज भी यही हुआ। वैसे निफ्टी के चार्ट पे अगर थोड़ा नजर डालेंगे आप, तो निफ्टी में कल एकदम से फॉल आया और उसके बाद जो है निफ्टी में आज अगेन रिकवरी है। और इस एक इवेंट को देखकर लोगों के माइंड में एक टेंडेंसी आ जाती है कि एक दिन बाजार गिरता है और अगले दिन बढ़ता है। मतलब अगर लगातार बाजार बढ़ा है तो एक दिन गिरेगा भी जरूर, या लगातार गिर रहा है तो बढ़ेगा भी जरूर। यस इट हैपेंस, बट हम लोग इसको ये नहीं डिफाइन कर सकते कि अगर कल गिरा है तो आज बढ़ेगा या कल बढ़ा है तो आज गिरेगा। ये कई लोग डिसाइड करते हैं, ऐसा डिसीजन लेते हैं कि एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है। बट गैम्बलर फैलेसी में वो लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि मान लीजिए एक फ्लिप ऑफ कॉइन आप करते हो, 10 हेड्स है, 10 बार आप किसी कॉइन को फ्लिप करते हो, उसमें से 5 हेड्स आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा ना 5 टेल आएंगे आने वाले समय में, बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो 50% होती है। तो प्रोबेबिलिटी हर डे की, हर इवेंट की होती है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कल अगर मान लीजिए 10 में से 5 दिन तक बाजार बढ़ गया है तो इसका मतलब आने वाले 5 दिन तक बाजार गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जस्ट अवॉइड दिस थॉट प्रोसेस अबाउट द मार्केट, ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं विनर कर्व्स। विनर कर्व्स एक ऐसी बायसनेस या एक ऐसी मिस्टेक जिसमें कि आप किसी स्टॉक को चेज करने की कोशिश करते हो एंड चेज करके स्टॉक को गलत प्राइसेस पर भी एंटर कर लेते हो। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि विनर कर्व्स का मतलब क्या है। तो मैं स्टॉक सामने लगा रहा हूँ, डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट का चार्ट है। ये सारे चार्ट्स पुराने हैं, ऑलमोस्ट यू कैन से 1 ईयर और 6 मंथ ओल्डर चार्ट है सामने। तो अगर आप देखोगे तो डी मार्ट का ये चार्ट देखोगे तो डी मार्ट में ये स्ट्रक्चर्स का ब्रेकआउट आया। ये वाला एक यहाँ पर एक फ्लैग पॉइंट ऑफ पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट देके डी मार्ट में मोमेंटम आया, तो आपका एंट्री यहाँ पर था। बट आप क्या कर रहे हो, आप जबरदस्ती, बिकॉज डी मार्ट आपको भागता हुआ दिख रहा है तो आप जाकर मिड में कहीं पर भी बाई कर ले रहे हो, कहीं पर भी किसी भी कैंडल में बाई कर रहे हो। दैट इज वेर यू आर डूइंग अ प्रॉब्लम और मिस्टेक कॉल्ड एज विनर कर्व्स। जैसे कि ये सर को देख लें हम लोग, कोई एक बिडिंग होता है या बैट लग रहा होता है, तो वहाँ पर है ना 2 लोग बैट कर रहे होते हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ये दोनों आपस में ईगो में बैट करते चले जा रहे हैं। किसी ने एक प्राइस कोट किया, दूसरा और ऊपर कोट करेगा, दूसरा और ऊपर कोट करेगा तो ये भी और ऊपर कोट करेगा। इस तरह से किसी भी असेट क्लास का प्राइस या जो भी इंस्ट्रूमेंट उसका प्राइस बढ़ जाता है एंड जो लास्ट में इस बिड को जीतता है वो हार जाता है फाइनेंशियली। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी असेट को चेस कर रहे हो हायर एंड हायर प्राइसेस पे, तो माइट बी पॉसिबल आप एक रॉन्ग एंट्री ले रहे हो। तो मतलब आपका एंट्री बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका एंट्री होना चाहिए किसी पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे, या फिर आपका एंट्री होना चाहिए किसी फंडामेंटल के बेसिस पे। मतलब आपका एंट्री में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तभी आप एंट्री लोगे। अगर आप स्टॉक को कहीं दौड़ते भागते हायर प्राइस में स्टॉक को चेस करके खरीद लिए, तो हो सकता है वो स्टॉक बाद में नीचे आ जाए और आपको ट्रैप कर दे। तो बेटर है हम लोग एंट्री के समय ये डिसाइड करेंगे कि पैटर्न कौन सा बनाए, एंट्री स्पेसिफिक रखेंगे कि कहाँ एंट्री लेना है। अगर एंट्री मिस हो गई है मोर देन 2% 3% से, तो हम एंट्री नहीं लेने वाले, बिकॉज इन बिटवीन कहीं खरीद लेंगे तो स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है नीचे आके हमें लॉस देने लगे। तो डोंट गेट ट्रैप इन विनर कर्व्स, डोंट चेज द मार्केट। स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेज नहीं करना है, आपकी प्राइस आए तो ही आपको बाय करना है। आगे बढ़ते हैं इसी वर्ड के साथ नेक्स्ट बाइजनेस पे, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी इज लाइक हम दूसरों की सुनकर किसी से टिप्स मांगते रहते हैं। गूगल पे कई लोग टिप्स सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पे टिप्स सर्च करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया खरीद लिया और अब आप होल्ड कर रहे हैं। तो अब आपको ये देखना है, आप ठीक है आप किसी से टिप्स मांग रहे हैं, बट आपको उसको खुद भी वैलिडेट करना है, खुद भी स्टडी करना है कि कैसे आप स्टॉक में डिसीजन ले रहे हो। मतलब आपको किसी ने बोला कि स्टॉक 100 रुपीज़ के प्राइस पे बाय है, ठीक है एक्सेप्टेड, ओके बाय है, अच्छी बात है। नाउ जस्ट वैलिडेट दैट 100 रुपीज़, क्या वो 100 रुपीज़ पे सच में बाय है। अपनी एनालिसिस लगाइए, अपनी एनालिसिस में आप टेक्निकल एनालिसिस करते तो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए करिए, या फंडामेंटल करते तो उसका वैल्यूएशंस के बेसिस पे आप उसका प्राइस डिफाइन करिए कि खरीदने लायक है या नहीं। बट अपनी एनालिसिस के जरिए उसको वैलिडेट करिए। आपको नहीं पता है कि जहाँ से आपको टिप्स आई है, जिसने आपको स्टॉक बताया है, उससे भी किसने बताया है, या वो किस दिशा में जा रहा है उसको भी नहीं पता है। इस व्यक्ति को किसी और ने टिप्स बताई, तीसरे को दूसरे को तीसरे ने बताई और तीसरे ने आपको बता दी। अब आप ब्लाइंडली अगर किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, देन यू आर हर्ड मेंटलिटी बायसनेस। आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो ट्रेड लेने के पहले आप खुद भी उसको वैलिडेट करिए कि वो जो स्टॉक मुझे मिला है क्या वो बाय करने लायक है, खरीदने लायक है या नहीं।
सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड हर्ड मेंटालिटी, जस्ट लाइक द शिप वॉक। जो पहली शिप जहाँ जाती है उसके पीछे सारी शिप चली जाती है। अगर पहली शिप कहीं कुएं में जा रही है तो हो सकता है बाकी शिप्स भी चली जाए। तो बेटर है कि हम आगे वाले को फॉलो करने की बजाय अपना विवेक और अपना अंडरस्टैंडिंग लगाएं और फिर डिसीजन लें। सो हर्ड मेंटालिटी इज ऑल मिस्टेक और द बायसनेस, जिसको अवॉइड करने के लिए आपको खुद पहले स्टडी करना होती है। आप खुद पहले मार्केट को सीखिए, समझिए और जानिए। अगर आपको सीखना है तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो टू प्ले स्टोर, वहाँ पर हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर आपको कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बायसनेस की बात करूँ, एंकरिंग बायसनेस। लेट्स से कई लोगों ने है ना यस बैंक को बाई किया था 80 रुपीज़ के भाव में, ये सोचकर कि एसबीआई जो है, एसबीआई उसमें स्टेक्स लगा रही है। मतलब एसबीआई ने 49% का स्टेक्स यस बैंक में एक्वायर किया था, जिसकी वजह से जो यस बैंक का प्राइजेस है वो 10 रुपीज़ से बढ़कर लगभग 80 रुपीज़ चला गया था। नो दिस इज वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके माइंड में अगर एंकर कर जाए, अटक गए आप यहाँ पर। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो यस बैंक का चार्ट अगर मैं लगा लूँ यहाँ पर, यस बैंक, तो आपके सामने यस बैंक का ये चार्ट है और इसमें आप चेक करोगे तो दिस वाज द प्राइस और दिस वाज द टाइम जहाँ पर यस बैंक में एक मोमेंटम आया था बहुत फास्ट, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत जल्दी से मोमेंटम आया था और बहुत जल्दी से इरोड भी हो गया था। तो आप देखोगे ये वो प्राइस एरिया है या फिर ये वो टाइम है जहाँ पर यस बैंक में एक न्यूज़ आया था कि एसबीआई जो है यस बैंक में स्टेक्स एक्वायर कर रही है आफ्टर दी स्टीप फॉल, बिकॉज यहाँ पर प्रोविजनल कवरेज रेशो और जो प्रोविजंस में डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस की वजह से यस बैंक को ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ था एंड जिसकी वजह से जो यस बैंक के प्राइजेस है बहुत ज़्यादा क्रैश हो गए थे। ऐसे में किसी बैंक को संभालने के लिए कोई पब्लिक सेक्टर बैंक आगे आती है, उसको संभालने के लिए, उसके बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए वो होल्डिंग परचेज करती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड थ्रू एसबीआई। एसबीआई ने यहाँ पर यस बैंक में अपने शेयर्स एक्वायर किए थे एंड हैव ऑप्टेड 49% ऑफ द इक्विटी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो स्टॉक है ऊपर चला गया। अब आप गलती से यहाँ से रैली लेना मिस कर गए और आपने यहाँ से बाई कर लिया 80 पे, 85 पर आप बाई कर चुके हो। क्या है आपके माइंड में कि एसबीआई उसे एक्वायर करिए, मतलब एसबीआई की वजह से स्टॉक चलेगा। अब तो यस बैंक एसबीआई बन गया तो ऊपर जाना चाहिए, बट देन स्टॉक नीचे आने लगता है। आप उसमें एग्जिट प्लान नहीं डिसाइड करते और आप उसमें स्टक हो जाते हो। नाउ यू गॉट एंकर। एंकर क्या है? आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपने स्टॉक को खरीदा। अब वो इन्फॉर्मेशन उस समय के लिए वैलिड थी, अब वो इन्फॉर्मेशन अब वैलिड नहीं है, बट स्टिल यू आर जस्ट एंकर्ड टू दैट इन्फॉर्मेशन और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उसको कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हो। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का डर, फियर, ग्रीड, रिग्रेट, होप नहीं है। होप है, रिग्रेट या फियर, ग्रीड नहीं है, बिकॉज आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यस बैंक अब अगर 5 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये आ गया है तो ठीक है, अब 10 रुपये में क्या ही जाना है। ऑलरेडी हम लोग 90% तो मार्केट को दे चुके हैं, 10 रुपये देकर भी क्या कर लेंगे, या 10 रुपये रखा ले देते। तो ऐसे में आप एंकर हो जाते हो किसी स्टॉक में। लाइक कई लोग इंडिया में जितने ट्रेडर्स हैं उसमें कई लोगों के पास सुजलॉन के स्टॉक्स मिलते हैं, आर पावर के स्टॉक्स मिलते हैं। दे गॉट स्टक देयर, दे गॉट स्टक और दे एंकर्ड इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अब वो स्टॉक में कुछ कर नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट एंकरिंग बिजनेस। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, नो डाउट खरीदिए, बट डाउन साइड एग्जिट प्लान पहले से डिफाइन कर दीजिए। अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि 100 रुपये का स्टॉक में खरीद रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट है तो लेट्स से मैं 70 रुपीज़ आएगा तो मैं थोड़ा डिसीजन लूंगा, तो कंपनी को स्टडी करूंगा। अगर मेरा ट्रेड है तो मैं 100 रुपये का स्टॉक देखूंगा कि 90% का लेवल, 90 रुपीज़ का लेवल ब्रेकआउट देगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। नाउ दीज एग्जिट पॉइंट्स विल हेल्प यू आउट टू अवॉइड दिस एंकरिंग बिजनेस, बिकॉज आने वाले समय में वो पूरा आपका 90% कैपिटल खा जाएगा स्टॉक और फिर आप उसमें एंकर हो जाएंगे, राइट, टू अवॉइड दिस। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ रीसेंसी बायसनेस या मेंटल अकाउंटिंग, पर मैं पहले रीसेंसी बायसनेस पर बात करूंगा। तो रीसेंसी बायसनेस वो बायसनेस जहां पर हम रीसेंट इन्फॉर्मेशन को देखकर बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। 2014 में एक मेजर डिसीजन विच आई टुक फॉर माय क्लाइंट, आई वाज डीलिंग फॉर अ क्लाइंट। सो 2014 में मारुति के किसी एक प्लांट में आग लगी हुई थी। अब उसकी वजह से मैंने मारुति के शेयर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रखे हुए थे किसी ट्रेडर के या किसी इन्वेस्टर के, वो मैंने उनको थोड़ा गलत एडवाइस दे दिया कि सर ये शेयर्स आप क्लोज कर लीजिए, मे बी पॉसिबल फर्दर गिर जाए। पर ये एक छोटी सी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है। मारुति के कई सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पूरी आग तो लगी नहीं होगी, एक छोटे से सेक्शन में लगी होगी। उस दिन मारुति का शेयर जो है ना नीचे पर ऑलमोस्ट 5 to 4% से गिर गया था एंड दैट डे उसके बाद मारुति लगातार ऊपर निकल गया। सो ही वॉज ट्राइंग टू, मतलब ही वॉज कंटिन्यूसली टीजिंग मी कि सर आपने मेरा पोजीशन एग्जिट करवा दिया, नाउ स्टॉक इज कमिंग अपसाइड। मतलब क्या हुआ, मेरा मिस्टेक क्या हुआ, मेरा मिस्टेक ये हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, उसमें किसी रीसेंट स्मॉल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे व्यक्ति का पोजीशन स्क्वायर अप करवा दिया। अब क्या हुआ, दिस इज वो द रीसेंसी बायस कि छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पर, छोटे छोटे हिकअप्स पे बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका लॉन्ग टर्म और उसमें अगर 5% का हिकअप्स आ गया बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज़, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान कर रहे हो, बड़ा हॉराइजन है, तो एक छोटे से चेंज से आपका बिजनेस में ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। सो डू नॉट influenced by the recent short term informations,
while taking any trading decision और investment decisions. अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बिजनेस की, मेंटल अकाउंटिंग की. मेंटल अकाउंटिंग इज दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय रिचर्ड थेलर, एंड रिचर्ड थेलर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, और से ही वाज अ मनी साइकोलॉजिस्ट वी कैन से. इनका कहना है कि हम लोग जो है मार्केट में पैसे को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं. मतलब अगर मेरा 5000 का नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में, तो ये मुझे सोने नहीं देगा. वेर अगर मेरा 5000 मैंने अपनी शाम को फ्रेंड्स के साथ पार्टी में उड़ा दिए, तो इसमें मुझे प्लीजेंट या लेजर्स महसूस होगा, या मुझे एक्साइटमेंट होगा, मुझे खुशी होगी. अच्छा, ये दोनों कैश आउटफ्लो है. ये कैश आउटफ्लो भी आपके पॉकेट से गया और ये कैश आउटफ्लो भी आपके पॉकेट से गया है. तो मतलब क्या हुआ कि हमारे दोनों कैश फ्लो बराबर हैं, बट हमारा जो इमोशंस हैं वो उसको डिफरेंट वे में ट्रीट करता है. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले रहा हूँ. आपके पास लेट से 3 लाख का कैपिटल है, ठीक है. आपने 3 लाख के कैपिटल पे एक रिटर्न बनाया है 1 लाख रुपए का. अब आपका कैपिटल हो गया है 4 लाख रुपीज. बट जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे ना, उस समय हम इस 1 लाख को अलग नजरिए से देखेंगे और ये 3 लाख को अपना पैसा मानेंगे. मतलब ये पैसा हमारा है और ये पैसा मार्केट का है. तो क्या होगा, इस मार्केट के पैसे पे एग्जैजरेटेड रिस्क लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट का पैसा फिर से मार्केट में चला जाएगा. मतलब क्या कि वंस यू अर्न दैट 1 लाख रुपीज, द 4 लाख रुपीज इज योर ओन कैपिटल, आपका कैपिटल है. डोंट ट्रीट मनी डिफरेंटली. मनी हर जगह एक सिमिलर है. मतलब आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यूएशंस के बेसिस पे अलग अलग तरीकों से हम पैसे को अलग अलग तरीकों से ट्रीट करते हैं. स्टॉक मार्केट का लॉस मुझे सोने नहीं देता है, और लेट नाइट पार्टी मैंने कर ली 5000 की, तो वो मुझे इंजॉयमेंट देगी. बट दोनों कैश आउटफ्लो है. सो जस्ट ट्रीट दैट कैश आउटफ्लो. और मार्केट में अगर कोई कैश आउटफ्लो हुआ है आपका, तो आप समझिए दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग. आपका जो लॉस है वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, उससे आपको घबराना नहीं. एंड हियर द कैपिटल इज योर ओन. मतलब आप पैसे को अलग अलग नजरिए से मत देखिए. दिस इज वेयर वी आर डूइंग राइट नाउ. तो हमें उसे अवॉइड करना है. नेक्स्ट में बात करूँ होम कंट्री बिजनेस. कई बार हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है. कंसंट्रेटेड मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर आप किस, सबसे पहले कमेंट करेगा कि आप किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं. अगर आप वीडियो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी ये हिंट दे सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में सेल, JSW स्टील, या फिर मैं कोल इंडिया की बात कर लूँ, या फिर भारत कुकिंग कोल, ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि माइनिंग से रिलेटेड है. अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, बोकारो, इस एरिया से आप बिलोंग करते हो, बिकॉज आपकी सराउंडिंग में वही चीज़ें हैं. तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे आसपास जो चीज़ें होती है ना, वही हमारे लिए हमारे सब कुछ हो जाती है. हम सोचते हैं कि वही मार्केट है, उसी से हमें सब पैसा लगाना है, हम जॉब भी उसी में कर रहे हैं, सैलरी भी वहीं से आ रही है और इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर है. इट हैपन्स विद अस, एवरीवन, हर किसी के साथ होता है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया है मौलवी, वहाँ पर सेरामिक्स की सारी फैक्ट्रीज है. When I encountered with one of the client from Morbi, he was having the portfolio of Kazaria Tiles, Cera Ceramic. इस तरह से वो स्टॉक का पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है टूवर्ड्स व्हाट, जो कि उसके सराउंडिंग में है, उसकी सिटी में या उसके स्टेट में जो चीज़ें हैं, तो हम उसी को एक्वायर करते हैं. बट इट इज़ नॉट द मार्केट. हमें मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस इन्वायरमेंट में कैसे हैं. हमें अपना जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड करना है. कई बार जो है ना, हमारे वर्क प्लेस को लेकर भी हम बायसनेस हो जाते हैं. वर्क प्लेस से भी हमारा ट्रेडिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, राइट. अगर हम किसी ब्रोकिंग फर्म में हैं या किसी ऐसी ब्रोकिंग फर्म में जहाँ पर ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, तो हो सकता है हम भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लें. या जैसे कि मैं इंदौर की बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति इंदौर से है तो वो सोयाबीन में ज़्यादा ट्रेड करते थे. अगर मैं बात करूँ कोई व्यक्ति बीकानेर से है तो वो हल्दी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे, बिकॉज इट ऑल इन्फ्लुएंस बाय योर सराउंडिंग. तो हमें ये होम कंट्री बिजनेस को अवॉइड करना है. मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे लिए है. हम हर इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएं, जो इंस्ट्रूमेंट हमें सही लग रहा है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंडेशंस विच वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ होम कंट्री बिजनेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंसी बिजनेस के बाद अब बाउंडेड रैशनैलिटी की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेस बिजनेस. बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग रिटेलर्स हैं, हमारे पास न्यूज़ सबसे आखिरी में आती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, और उस लिमिटेड टाइम, लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब हम रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, तो हम कंप्लीटली रैशनल बन ही नहीं सकते. वी आर बाउंडेड रैशनल. मतलब मैं 100% रैशनल हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है हो सकता है वो उतना वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, या चलिए इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है, तो हो सकता है मुझे उतना नॉलेज नहीं कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रीट करूँ. अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर 4th मुझे समझ में नहीं आता, 3 मुझे समझ में आता, तो मैं 3 को इवैल्यूएट करके डिसीजन ले लिया. अगेन आई एम नॉट अ कंप्लीट रैशनल. अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ के मैं डिसीजन ले रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट अ कंप्लीट रैशनल, राइट. चलिए वो इन्फॉर्मेशन का डिसीजन आया, अगर वो मुझे फेवर करता है तो मैं बोलता हूँ हाँ मुझे डिसीजन लेना चाहिए. अगर वो मुझे अगेंस्ट कर जाता है, मेरे अगेंस्ट जाता है वो डिसीजन, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ. सो दिस इज वेयर मैं कंप्लीट रैशनल हो ही नहीं पा रहा हूँ.
तो अब कंप्लीट रैशनल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को चार्ट्स पर वैलिडेट करिए। क्या मार्केट भी उस इन्फॉर्मेशन को रिएक्ट कर रहा है? तो अगर मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है, उसमें कोई की लेवल्स के ब्रेकआउट्स आ रहे हैं विद द इन्फॉर्मेशन, देन योर इन्फॉर्मेशन इज वैलिड। तो दिस वे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बायसनेस की जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। आप थोड़े ज़्यादा रैशनल बन सकते हैं। 100% रैशनल हो नहीं पाओगे, बट थोड़े ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं। तो ऑलवेज ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना डिसीजन फियर, ग्रीड, रिग्रेट, होप की वजह से लेते हैं, एंड वो जब आ गया तो हम 100% रैशनल है नहीं। तो हमारे डिसीजन सिस्टम के बेसिस पे हो, हमारे डिसीजन में जो प्रोसेस आई है उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी नहीं है हमें, तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करना है। अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम किसी की हेल्प ले लें, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो किसी से हम नॉलेज ले लें। अदरवाइज थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बात समझ कर या आधी अधूरी बातों से अगर आप डिसीजन लेते हो तो यू आर नॉट रैशनल। सो दिस वे यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि द पेन ऑफ लॉस इज ट्वाइस ग्रेटर और ट्वाइस स्ट्रॉन्गर एज द प्लेजर ऑफ द गेन ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड। ये होता है कि हमें 5,000 का नुकसान हो जाए और 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट हम एक दिन में भूल जाएंगे, लेकिन नुकसान हो गया तो हमें 3 दिन तक सोने नहीं देगा। तो इट हैपन्स, बट कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोग केवल और केवल कंट्रोल करेंगे अपने सिस्टम को डेवलप करके। सारे डिसीजन जो है हमारी वजह से नहीं, मार्केट की वजह से आ रहे हैं। पैसा हम नहीं बना रहे, मार्केट बना रहा है। सिस्टम में कुछ गड़बड़ है तो मैं सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करूंगा। यस, तो जब मैं इन चीज़ों को अपडेट करता हूँ, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ और ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि पैसा मैं नहीं बना रहा हूँ, पैसा मार्केट बना रहा है, और ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जो लॉस हुआ उसमें मेरी गलती थी, उसको एक्सेप्ट करके बाहर होता हूँ, तो मैं एक बेटर ट्रेडर बन पाऊंगा, मैं बेटर मेंटल मसल्स बिल्डअप कर पाऊंगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनकर एक अच्छा प्रॉफिट बना पाऊंगा। तो विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो मेरी तरफ से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, अगर उनको समझ में आई बात तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा। और आपको मार्केट की समझ चाहिए, स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए मार्केट में, तो आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करो ही करो, बट प्ले स्टोर पे जाकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन मोमेंटम मंत्रा ट्रेडिंग अकेडमी की भी डाउनलोड कर सकते हो। सो वी बिलीव दैट stock market success is depend upon knowledge, not on luck. So the reason I'm just spreading the essence of momentum investing. So thank you very much for watching this video till the end. Thank you.